सबों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर महेश केवट, लोकनाथ कैंपस, गौशाला गली, नया बाजार, लखीसराय, बिहार में श्रद्धा संस्कृत हिंदी अध्ययन केंद्र के माध्यम से 10वीं वर्ग या उसके ऊपर के वर्गों का मैं मार्गदर्शन करता हूं। अभी मैं लगातार संधि का वीडियो बना रहा था। संधि में संधि का भेद इत्यादि बताने के बाद जब स्वर संधि पर मैं आया तो स्वर संधि में संस्कृत और हिंदी वाले छात्रों के लिए थोड़ा सा अंतर है। जबकि आप संस्कृत का अगर संधि पढ़ लेते हैं तो कहीं भी आपको हिंदी में कहीं कठिनाई नहीं उत्पन्न होगी। तो स्वर संधि हिंदी में 5 प्रकार के होते हैं, जबकि संस्कृत में 8 प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार का यण, गुण, वृद्धि, दीर्घ, आयादि मैंने बताया। और उसके बाद अब मैं लगातार इधर पूर्व रूप संधि का भी एक वीडियो बनाया और अब मैं पर रूप संधि के बारे में बताने जा रहा हूं। केवल संस्कृत में ही होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं। तो पर रूप संधि का संस्कृत में एंग पर रूपम कहा जाता है। इसके बारे में आइए हम लोग जाने। और ये उसके पहले मैं ये भी बता दूं कि यह जो संधि मैं बताने जा रहा हूं ये वृद्धि संधि का अपवाद है। अगर इस संधि को जो लोग नहीं जानेंगे तो वृद्धि और पररूप संधि में वो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा और उनका संधि गलत हो सकता है, इसलिए जानना जरूरी है। तो इसके बारे में आप जानिए कि आकारांत उपसर्ग के बाद, यहाँ उपसर्ग भी आप इस संधि को जानने के लिए आपको उपसर्ग का ज्ञान होना जरूरी है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट्स कर दूंगा। तो अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ रहे तो, अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ रहे तो उपसर्ग का अंतिम अ, अकारांत कहने का ही तात्पर्य हो गया वैसे उपसर्ग जिसके अंत में अ है। तो उपसर्ग का अंतिम अ बाद वाले वर्ण में मिल जाता है। बाद वाले वर्ण कौन से वर्ण में मिलेगा? तो बाद वाले ए या ओ में मिल जाएगा। ए रहेगा तो ए में समा जाएगा, ओ है तो ओ में वो समा जाएगा। समा जाएगा मतलब कहने का तात्पर्य जो अ है, इस अ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आप वैसे भी जानते हैं कोई चीज, जैसे आप कोई चीज क्या, आप जैसे एक छोटी नदी अगर बड़ी नदी में मिलती है तो छोटी नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी ये अ ए में मिल जाएगा तो ए ही हो जाएगा, अ वहां नहीं रहेगा। अ ओ में मिलेगा तो ओ हो जाएगा। जैसे अगर हमारे बिहार में लखीसराय में क्यूल नदी है, क्यूल नदी लखीसराय में गंगा नदी में मिलती है तो क्यूल नदी का नामो निशान समाप्त हो जाता है, गंगा नदी बन जाती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी ये अ ए में बदल जाएगा और ओ में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना होगा सबसे पहले कि आपको आकारांत उपसर्ग होना चाहिए। तो उपसर्ग आपको जानना पड़ेगा। तो संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। उन 22 उपसर्ग के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं तो कैसे पहचानेंगे कि उपसर्ग है। तो ये 22 उपसर्ग होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, बाकी आप लोग किताब में देख लेंगे। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 उपसर्ग हैं। तो इन्हीं में से उप हो गया, प्र हो गया, ये सब क्या है? अकारांत है। अ से प्र में अ है, उप में भी अंत में प है, पूरा प है, प में अ है। तो ऐसे उपसर्ग होंगे और बाद में ए या ओ रहेगा, तब उपसर्ग का जो अंतिम अ है उसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। अगर इसको हम लोग नहीं जानते तब निश्चित रूप से अ के बाद ए मिलेगा तो वृद्धि संधि हो जाती है, क्योंकि आप वृद्धि संधि में देखें कि अ के बाद ए रहेगा तो ए हो जाएगा, अ के बाद ओ रहेगा तो अ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे, वृद्धि संधि नहीं करेंगे। उपसर्ग जैसे देखेंगे अ से अंत हो रहा है उपसर्ग, अ से अंत होगा तो किसी दूसरे शब्दों से, किसी दूसरे वर्णों से अगर अंत हो रहा है तो वो जो कंडीशन उस समय मिलेगा वो संधि हो जाएगी। लेकिन आकारांत उपसर्ग के बाद यदि ए या ओ रहेगा तो वह अ जो है बाद वाले वर्ण में मिल जाता है। मैंने कुछ उदाहरण भी यहाँ लिख कर रखे हुए हैं ताकि मैं भूलूं नहीं, आप देखें। तो इसी को मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। जैसे प्र जोड़ एशक, प्र जोड़ एशक, तो प्र में प्र उपसर्ग है। जैसे मैंने आपको भी सुनाया कि प्र, प्रा, अपसम, प्र पहला ही उपसर्ग है प्र। तो इस प्र में क्या है?
परस संयुक्त है और अ है, तो अ निकालेंगे तो ये प्र हलंत हो जाएगा, फिर एशक है। अब देखिए यहाँ स्पष्ट आपको दिख रहा है कि ये उपसर्ग से ही, प्र उपसर्ग से ही अ निकला है और बाद में ए भी मिल रहा है। अगर इस संधि को, पररूप संधि को हम लोग नहीं जानते तो अ ए मिलके ए हो जाता, प्रेषक हो जाता, जो कि गलत हो जाता। जबकि आप देख रहे हैं कि आप प्रेषक मतलब भेजने वाला। तो आप देखिए अ और ए, अ ए मिल रहा है, वृद्धि होती, लेकिन नहीं, इसके अनुसार ये क्या होगा, पररूप संधि होगी। कंडीशन में मैंने बता दिया। तब ये अ जो है ये अ ए में मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा, ए में, यानी इसकी सत्ता अब यहाँ क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब बचा क्या, तो ये प्र हलंत है और ए अ मूर्धन्य श और क है। अब इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, प्र में ए मिलेगा तो प्रे और मूर्धन्य श क, प्रेषक। तो प्र जोड़ एशक बराबर प्रेषक। इसी तरह और भी उदाहरण देखिए, इसी तरह आप और भी उदाहरण देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, वैसे जिन छात्रों को कठिनाई हो इसमें समझने में, तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9430818846। ठीक है, चलिए अब अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। प्र जोड़ ए शयति, प्र जोड़ ए शयति। यहां भी आप देखें कि यहाँ प्र उपसर्ग है। अभी मैंने बताया ना, प्र प्रा अप सम मनु और निश निर दुस दुर इत्यादि बताया, तो यहाँ भी प्र है, तो इसमें भी आप अ निकालेंगे, अ निकाले प्र हलंत हो गया, अ निकला, इधर ए शयति है। तो यहाँ भी वही कंडीशन कि आकारांत उपसर्ग है, ये प्र क्या है, आकारांत उपसर्ग है, उसके बाद में ए मिल रहा है, तो क्या होगा कि उपसर्ग का अंतिम और बाद वाले वर्ण में मिल जाएगा। तो ये अ इस ए में मिल गया, यानी इसकी सत्ता क्या हो गई, समाप्त हो गई, रहा ही नहीं, इसमें मिल गया। मिल गया तो मिलाएंगे तो प्र में ए मिलेगा तो क्या हो जाएगा, प्रे, इधर मूर्धन्य श य तसिकति, प्रेषयति। प्र जोड़ ए शयति बराबर प्रेषयति। इसके बाद ओ से संबंधित भी उदाहरण हम लोग देख लें। उप जोड़ ओ सती, उप जोड़ ओ सती। तो यहां आप देखिए उप, जब मैं बोल रहा था तो अंत में उप आया था, प्र प्रा अप सम अनु और निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप, ये अंतिम उपसर्ग है, उप प है पूरा। यह भी उपसर्ग है, इस प में क्या है, अ है, इसको आप निकालिए। जब इसको निकाल लेंगे तो ये अ आपको दिखने लगा, इधर है ओ सती, तो यहाँ ओ सती अ अंतिम उपसर्ग का अंतिम वर्ण अ है, इधर ओ मिल रहा है कंडीशन, तो ये भी अ क्या होगा, ओ में मिल जाएगा, यानी यहाँ भी इसकी सत्ता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। और जब इसको हम मिला देंगे तो ओ, अब प में ओकार की मात्रा मिलाएंगे, उपो सती हो जाएगा। तो उप जोड़ ओ सती, उपो सती। तो पर रूप में यही मुख्य उदाहरण थे। इसके अलावा और भी अगर किन्हीं को संपर्क समझ में ना आवे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।